चिरागों को जलाना तो एक बहाना है, चिरागों को जलाना तो एक बहाना है, हमें तो हवाओं का जोर आजमाना है। मॉडल पेपर तो बनाना एक बहाना है, मॉडल पेपर बनाना तो एक बहाना है, हमें तो स्टूडेंट्स का नॉलेज पता लगाना है, हमें तो स्टूडेंट्स की औकात पता लगाना है। जी हाँ, नमस्कार मेरे शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रीपति यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। जी हाँ, आप लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ। आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर कक्षा 10 के परीक्षार्थियों के लिए तैयार है। जी हाँ, आपका विषय कोड है 901 और आपके लिए जो समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा और आपका पूर्णांक है आपका वो है 70 नंबर का, मतलब 30 अंक के आप लोगों के प्रयोगात्मक परीक्षा के जुड़ेंगे और 70 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपका ऑप्शन है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है और अजंता भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। जी हाँ, अपने आप को परखिए। आपने जितना अध्ययन किया है, आपने जितनी तैयारी की है, उसको झोंक दीजिए। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। जी हाँ, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, ये तो सही है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, ये तो सही है, लेकिन ये कहानी संग्रह नहीं है। जी हाँ, ये कहानी संग्रह नहीं है, ये आलोचना है। ये क्या है? ये आलोचना है। अगला है कि इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये तो सही है, लेकिन उपन्यास है, ये गलत है। तो इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है, उपन्यास नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। अगला है शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है, तो अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की रचना तो है, लेकिन नाटक नहीं है। जी हाँ, यह पुरातत्व संबंधी लेख है। यह पुरातत्व संबंधी लेख है। इसमें आपका सही जवाब है शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अपने आप को अच्छे से, तसल्ली से, ठंडे दिमाग से आप लोग पेपर में बैठिएगा, जिससे कि आप लोगों से जो प्रश्न किया जा रहा है उसका सटीक उत्तर आप दे सकें, क्योंकि इसमें चारों के चारों ऑप्शन एक दृष्टिकोण से सही हैं, लेकिन विधा के दृष्टिकोण से ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। और शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, ये आपका सही ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। तो जी हाँ, अगर हम ठलुआ क्लब की बात करें तो इसके रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। जी हाँ, बाबू गुलाब राय ठलुआ क्लब के रचनाकार हैं। और भूले बिसरे चित्र की बात करें तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। जी हाँ, इसके रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। जी हाँ, भगवती चरण वर्मा। और आहुति के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद आहुति के रचनाकार हैं। अगला है निर्मला, तो निर्मला के रचनाकार भी प्रेमचंद जी हैं। क्या?
प्रेमचंद जी हैं। जी हाँ, तो ठलुआ क्लब के रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। और आहुति के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद तथा निर्मला के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। आहुति मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, तो निर्मला उपन्यास है। आपका अगला प्रश्न है, जी हाँ, आपका अगला प्रश्न है कि आत्मकथा विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। आत्मकथा विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है सिंहावलोकन। क्या? सिंहावलोकन। जी हाँ, सिंहावलोकन एक आत्मकथा है और इसके रचनाकार हैं यशपाल। क्या? यशपाल। इसके रचनाकार हैं यशपाल। जी हाँ, इसके अतिरिक्त अन्य आत्मकथाएं भी हैं, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, लेकिन आपको लिखना एक ही है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है? तो कलम का सिपाही जीवनी विधा पर, जी हाँ, जीवनी विधा पर आधारित रचना है और इसके रचनाकार हैं अमृत राय। क्या? अमृत राय। और इस जीवनी में मुंशी प्रेमचंद जी की जीवन गाथा वर्णित है। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम लिखिए। निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम लिखिए। तो इसके लेखक हैं राम राम विलास शर्मा। जी हाँ, राम विलास शर्मा, जिन्हें अज्ञा बैताल कवि कहा जाता है, वे निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखना है, तो इसका सही जवाब होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो मैथिली शरण गुप्त। क्या? मैथिली शरण गुप्त भी द्विवेदी युग के, जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त भी द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। मैथिली शरण गुप्त भी द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु युग की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं राष्ट्रीयता की भावना। क्या? राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना। जी, राष्ट्रीयता की भावना। क्या? राष्ट्रीयता की भावना। दूसरी विशेषता है श्रृंगारिकता। क्या? श्रृंगारिकता। जी हाँ, भारतेंदु युग में श्रृंगारिकता की भावना प्रबल थी, भक्ति भावना भी थी, और एक प्रमुख विशेषता है प्रकृति चित्रण। क्या? प्रकृति चित्रण। जी, भारतेंदु युग में प्रकृति चित्रण भी पूर्ण रूपेण विद्यमान था। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कविता की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्रयोगवादी कविता की प्रमुख दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
पहला है मानवतावादी दृष्टिकोण। क्या मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण। दूसरी विशेषता है क्रांति की भावना, क्रांति की भावना। इसके अतिरिक्त शोषितों के प्रति नफरत थी और जो साधारण जनता थी, जो दबा कुचला हुआ जन समूह था, उसके प्रति लोगों का और कवियों का अपार स्नेह प्राप्त था। तो प्रयोगवादी कविता की दो प्रमुख विशेषताएं हैं मानवतावादी दृष्टिकोण और क्रांति की भावना। आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं तो इस गद्यांश को पढ़ने से पूर्व आप सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िए। जो आपका प्रश्न कहता है उसी के अनुसार आप उत्तर को तलाशिए। हालांकि बहुत लोग अपने अपने विचार इसमें प्रकट करते हैं, लेकिन मेरा विचार यह है कि जो गद्यांश रहता है उस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को आप पहले पढ़िए, क्योंकि आप पहले से गद्यांश को पढ़ेंगे उसके बाद प्रश्न पढ़ेंगे तो फिर से आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अपने गद्यांश के प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न जो कहता है उसी के उत्तर को तलाशिए। तो आपका इसका पहला प्रश्न कहता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जी हाँ, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अब हम खोजते हैं कि ये किस पाठ का है। जी हाँ, कह रहा विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। तो नाम से ही प्रकट होता है कि यह मित्रता पाठ से है। किस पाठ से? तो मित्रता से है। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ, ये किस पाठ से है? तो ये है मित्रता। किससे है? मित्रता। और इसके लेखक कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आप लोग इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश शुक्ल युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। जी हाँ, आप इस प्रकार से इसके संदर्भ को लिखेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम देखते हैं रेखांकित अंश क्या कहता है। रेखांकित अंश है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता होती है। जी हाँ, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। बिल्कुल, अगर आपका कोई मित्र सच्चा है तो वह एक डॉक्टर के समान आपके हर एक कार्य को परखेगा, उसमें आपकी सहायता करेगा और अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। कह रहा है कि अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। जैसे एक माँ अपने बच्चों का, जी हाँ, एक माँ अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहती, अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहती। उसी प्रकार से एक जो सच्चा मित्र होता है वह भी अपने मित्र का बुरा कभी नहीं चाहता है। इसलिए हमें सोच समझकर ही मित्रता करनी चाहिए और मित्र ऐसे बनाने चाहिए जो हमारे
बहुत ही घनिष्ठ हों, निकट हों, हर कदम पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें और हमारा सहयोग करें। किसी ने कहा है कि मित्र वही जो मित्र को जाने, गलती हो तो गलत न माने। जी हाँ, आपका अगला प्रश्न है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए? इसके लिए हम फिर अपने गद्यांश पर चलते हैं। जी हाँ, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए? तो ये देखिए दिया गया है कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। जी हाँ, आपका अगला गद्यांश अथवा करके दोनों में से एक करना था, फिर भी हमें आपके इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करवा देना है। जी हाँ, अब हम फिर से एक बार इसके प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जी हाँ, यहाँ भी संदर्भ पूछ रहा है, तो इसका संदर्भ क्या होगा? देखिए, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है और इस उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में ही होता है। जी हाँ, ये किस पाठ का है? तो ये भारतीय संस्कृति का है। जी हाँ, किस पाठ का है? तो भारतीय संस्कृति का है। तो आपका आपका पाठ का नाम है भारतीय भारतीय संस्कृति। क्या भारतीय संस्कृति? और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, भारतीय संस्कृति पाठ के जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो आप लोग इसके संदर्भ को लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। जी हाँ, आपका अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश देखते हैं क्या दिया गया है। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो गया तो कहा गया है कि पूर्ण स्वतंत्रता जंगली गधे की अनियमित स्वतंत्रता होती है। इसलिए हमारे ऊपर नैतिक अंकुश लगना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह हमारे लिए हितकारी नहीं होगी। जी हाँ, तो नैतिक अंकुश का आशय हो गया कि हमारे ऊपर एक उचित प्रकार का अंकुश होना चाहिए, एक प्रतिरोध होना चाहिए कि हम अपने जो क्रियाकलाप हैं वो एक दायरे में कर सकें, एक सीमा में ही कर सकें, उसके बाहर कुछ भी ना करें। जी हाँ, इस प्रकार से आप इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती है, अर्थात वह मानव के लिए आत्मघाती होती है, सत्यानाशी होती है। वह मनुष्य के खुद का पतन कराती है और उसके सहपाठियों का, उसके मित्रों का तथा उसके साथ संपर्क रखने वाले लोगों का नैतिक और आध्यात्मिक तथा सांसारिक पतन कराती है। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। इसलिए हमारे मस्तिष्क पर और हमारे शरीर पर नैतिक अंकुश की नितांत आवश्यकता है। वही शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को भी नियंत्रित भी कर सकती है। आपका अगला प्रश्न है कि लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश दिया है। तो लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश दिया है, इसको जानने के लिए हमें गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, हमें गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा और गद्यांश कहता है
कि जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग वासना को दबाए रखें। किसे और पंक्ति ऊपर छूट गई है, कह रहा है कि इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है। किस भावना को? जो हमारे ऊपर अंकुश रखना है, जो हमारे ऊपर अंकुश रखती है और समाज का उत्कर्ष करती है। और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग वासना को दबाए रखे। तो इस प्रकार से हमारे लेखक ने गद्यांश में हमें यही संदेश देना चाहा है कि हमारे ऊपर नैतिक अंकुश जरूरी है और हम सब लोगों को अहिंसा के रास्ते पर और त्याग भावना के रास्ते पर ही चलना चाहिए और लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, जी हाँ, 5वें प्रश्न पे आ जाइए। और 5वां प्रश्न कहता है कि निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आपका जो प्रश्न है, क्षमा कीजिएगा, आपका जो प्रश्न है वो ये है, जी हाँ, आपका प्रश्न है ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। जी हाँ, ये पद्यांश दिया गया है और आपको इसका संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। जी हाँ, संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करनी है। तो करें, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो इससे पहले ये जानना जरूरी है कि यह किस पाठ का है। तो जी हाँ, इसका संदर्भ आप लिखेंगे ये किस पाठ का है, तो ये है पद का। किस पाठ का? तो पद का। और इसके रचनाकार कौन हैं? तो बच्चा बच्चा जानता है कि इसके रचनाकार हैं सूरदास। जी हाँ, भक्तिकाल में वात्सल्य रस के प्रणेता सूरदास जी इसके रचनाकार हैं। तो आप लोग इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश भक्तिकाल के सगुण मार्गी धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। इसके पश्चात आप प्रसंग लिखेंगे कि इसमें श्री कृष्ण जी उद्धव जी से अपने मनोदशा का वर्णन करते हुए ब्रज की याद करते हैं और कहते हैं, करके छोड़ दीजिएगा और डालिएगा व्याख्या। क्या व्याख्या? और व्याख्या में लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की एक पल के लिए भी याद भूलती नहीं है। हमेशा ब्रज हमारे नेत्रों में, हमारे मन में, हमारे हृदय में बसा रहता है। क्या बसा रहता है? कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। कह रहे हैं वृंदावन, वो गोकुल, वो वन, वो उपवन, वो बाग बगीचे, वो घने वृक्षों की छाया एक पल के लिए भी हमें भूलती नहीं है। और प्रात समय माता जसुमती अरुणुंद देख सुख पावत। कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, प्रातः काल होते ही मैं मैया यशोदा और नंद बाबा को देख करके अत्यंत सुख का अनुभव करता था। और माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। मैया यशोदा मुझे मक्खन से लगी हुई रोटी को ला करके सजा करके अत्यंत प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। मैया यशोदा मक्खन से लगी हुई रोटी को अत्यंत प्रेम के साथ सजा करके मेरे पास ला करके मुझे खिलाती थी।
तो गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। कह रहे हैं मैं दिन भर गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलता रहता था और पूरा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। जी हाँ, पूरा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। लेकिन कह रहे हैं कि सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रज के निवासी धन्य हैं, ऐसे ब्रज के निवासी धन्य हैं जिनके हितैषी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी हैं। ऐसे ब्रज के निवासी धन्य हैं जिनके हितैषी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी हैं। अब आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे और काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे? काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। इसमें क्या है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्या अनुप्रास अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और क्या है? और है वियोग श्रृंगार रस है। क्या? वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। तथा छंद की बात करेंगे, छंद की बात करेंगे तो, छंद की बात करेंगे तो यह है गेय पद। क्या? गेय पद। जी हाँ, काव्य सौंदर्य में अनुप्रास अलंकार लिखिएगा, वियोग श्रृंगार रस लिखिएगा और छंद में गेय पद लिखिएगा। अब आगे चलते हैं। अथवा करके दोनों में से एक ही करना था। अगला कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो। ये किस पाठ का है? तो यह स्वदेश प्रेम का है। किसका है? किसका है? स्वदेश प्रेम। क्या? स्वदेश, स्वदेश प्रेम का है। किस पाठ का है? तो स्वदेश प्रेम का है। और इस पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं राम नरेश, राम नरेश त्रिपाठी। क्या? राम नरेश त्रिपाठी। जी हाँ, इस पाठ का नाम है स्वदेश प्रेम और इसके रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। जी हाँ, इसका संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत प्रस्तुत पद्यांश राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। और इसके पश्चात प्रसंग में लिखिएगा कि राम नरेश त्रिपाठी जी ने प्रस्तुत पद्यांश में देश के वीरों को अपने देश के प्रति समर्पित रहने के लिए, हमेशा तत्पर रहने के लिए प्रेरणा दी है। उसके पश्चात व्याख्या में लिखिएगा, उसके पश्चात व्याख्या में लिखिएगा, व्याख्या में लिखिएगा कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। कि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही होता है जिसकी तृप्ति, जिसकी संतुष्टि आत्म बलिदान पर, त्याग पर निर्भर हो, आधारित हो। और त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। त्याग के बिना जो प्रेम होता है वो प्राण रहित होता है। त्याग के बिना जो प्रेम होता है वो प्राण रहित होता है। तो करो प्रेम पर प्राण निछावर, तुम प्रेम पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दो। जी हाँ, किस प्रेम पर अपने प्राणों को न्यौछावर करना है? तो देश प्रेम पर। किस पर? तो देश प्रेम पर अपने प्राणों को न्यौछावर करना है। तो देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। देश प्रेम ऐसा पुण्य का क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, जो स्वच्छ, सीमा रहित और त्याग से सुशोभित। आत्मा के विकास से जिसमें, आत्मा के विकास से जिसमें, जिसमें स्वयं के विकास से, अपनी अंतरात्मा के विकास से
मनुष्यता होती है विकसित, मनुष्यता विकसित होती है, मानवता विकसित होती है। अब आप लोग लिखेंगे काव्य सौंदर्य, और काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में वीर रस है। क्या है? वीर रस है। जी हाँ, प्रस्तुत पद्यांश में वीर रस है। और अलंकार की बात करें तो अलंकार है करो प्रेम पर प्राण निछावर। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्या? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। आगे है कि अगर छंद की बात करें तो यह भी गेय पद है। क्या है? तो गेय पद है। जी हाँ, अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। जी हाँ, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जी हाँ, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय में से किसी एक का आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है और उसकी एक रचना का नाम लिखना है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1884। क्या? 4 अक्टूबर, क्या 4 अक्टूबर 1884 कहाँ हुआ था? तो अगोना बस्ती में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 2 फरवरी 1941 को। क्या? 2 फरवरी 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया था। इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना है रस मीमांसा। क्या? रस मीमांसा। और क्या है? तो चिंतामणि। और क्या है? तो त्रिवेणी। इस प्रकार की इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। अगर आगे बात करें तो आगे हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889। क्या? 30 जनवरी 1889 ईस्वी। 30 जनवरी 1889 ईस्वी। और मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937। 15 नवंबर 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है कामायनी। क्या? कामायनी। और आंसू। क्या? आंसू। और लहर। क्या? लहर। और आकाशदीप। और ममता इत्यादि इनकी अनेकानेक रचनाएं हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की बात करें, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1910 ईस्वी। कब? 1910 ईस्वी। और मृत्यु हुई थी 1982 ईस्वी। कब? 1982 ईस्वी। इस प्रकार से आप इन लोगों के जीवन परिचय को लिखिएगा, लेकिन इन तीनों में से किसी एक का ही जीवन परिचय आपको लिखना है। आपके लिए आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। अगर हम तुलसीदास की बात करते हैं तो तुलसीदास का जन्म हुआ था संमत 1554 विक्रमी। क्या? संमत 1554 विक्रमी। याद रखिएगा, विक्रमी और ईस्वी में अंतर होता है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1680 विक्रमी संमत में। अगर ईस्वी की बात करें तो दूसरा मत कहता है कि जन्म हुआ था इनका 1532 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में।
आप लोगों ने यह दोहा जरूर सुना होगा कि 1554 से कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। जी हाँ, अगर जीवन परिचय लिखिएगा तो आप लोग ये पंक्तियाँ जरूर लिखिएगा। और मृत्यु के संबंध में भी इनका एक दोहा प्रचलित है कि सम्मत 1680 अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ला तीज शनि तुलसी तजो शरीर। जी हाँ, तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव में जो चित्रकूट में है वहाँ पर हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। हालांकि इनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है, फिर भी जो ज़्यादा प्रामाणिक है उसकी चर्चा करते हैं। बचपन का नाम था राम बोला, माता का नाम था हुलसी, क्या हुलसी, और पिता का नाम था आत्माराम, क्या आत्माराम। इस प्रकार से इनके बारे में आप लोग वर्णन करते हुए चले जाइएगा। एक प्रमुख बात और है कि इनके गुरु का नाम था नरहरि दास, क्या नरहरि दास। और कबीरदास जी ने रामचरित मानस जैसा एक श्रेष्ठ महाकाव्य लिख करके अपने आप को इस संसार में अमर बना लिया है, जो इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है और संस्कृत परंपरा को भी पालन करते हुए आगे बढ़ चले हैं। जी हाँ, इस प्रकार से आप अपने इन तीनों में से किसी एक के जीवन परिचय को लिखते हुए चले जाएंगे और एक रचना लिख देंगे। जी हाँ, इसी प्रकार से आप मैथिली शरण गुप्त के भी जीवन परिचय को लिख सकते हैं। चाहे मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय को लिखें, चाहे सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय को लिखें। जैसे सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो कौसानी अल्मोड़ा ये कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? तो उत्तराखंड में। इनके पिता का नाम था गंगा दत्त पंत और माता का नाम था सरस्वती देवी। इनके वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम था गोसाई, क्या गोसाई दत्त, क्या गोसाई दत्त। इस प्रकार से इनके जीवन का वर्णन करते हुए इनकी एक रचना को लिख दीजिएगा। जैसे है वीणा, क्या वीणा, और चिदंबरा, क्या चिदंबरा, और क्या है लोकायतन, क्या लोकायतन। इस प्रकार से इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाओं में है कला और बूढ़ा चांद। क्या है? कला और बूढ़ा चांद, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से इन तीनों में से किसी एक का आप लोगों को जीवन परिचय लिख देना है। अगर हम मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था 3 अगस्त, क्या 3 अगस्त सन 1886, क्या 1886 ईस्वी। और इनका जन्म स्थान था चिरगांव झांसी, क्या चिरगांव झांसी। कहाँ था? तो चिरगांव झांसी। और इनके पिता थे सेठ रामचरण गुप्त। अगर मृत्यु की बात करें तो 12 दिसंबर, क्या 12 दिसंबर सन 1964, 12 दिसंबर सन 1964। अगर प्रमुख रचना की बात करें तो यह है भारत भारती, क्या भारत भारती, जिसके कारण गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी,
क्या प्रदान की थी? तो राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। इस प्रकार से आप इनकी प्रमुख रचनाओं को लिख देंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मैंने भारत भारतीय भी बता दिया, और है साकेत। क्या? और है साकेत। ये क्या है? तो साकेत एक महाकाव्य है। और अनघ है। क्या? अनघ है। और है पंचवटी। क्या? पंचवटी। पंचवटी। और है यशोधरा। क्या? यशोधरा। इस प्रकार से इनका वर्णन करते हुए आगे चले जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जी हाँ, यमुनगरी विविध धर्माणाम संगम स्थले। तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस पाठ से उद्धृत है, किस पाठ से अवतरित है। जी हाँ, यह वाराणसी पाठ से अवतरित है, उद्धृत है। आप लोग लिखोगे संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। क्या? वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। अब हम इसके हिंदी अनुवाद की बात करते हैं। तो यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, महात्मा गौतम बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरा कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा बहवा महात्मनः और अन्य बहुत से महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर स्वयं अपने विचारों को प्रसारण फैलाए। ना केवल दर्शन, साहित्य में, धर्म में अपितु बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविधानाम कलानाम अनेकानेक कलाओं, शिल्पानांचा और शिल्पों के लिए लोके विश्रुता संसार में प्रसिद्ध है। अत्रतया यहाँ की कौशे साटिका रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, सब जगह पसंद की जाती हैं। इस प्रकार से आप हिंदी अनुवाद कर देंगे। अथवा करके दिया गया है। अथवा माता गुरुतरा भूमेः खात पितोच्चरस्तथा मना शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस पाठ का है। तो संदर्भ में लिखिएगा कि ये किस पाठ का है। तो ये है जीवन सूत्राणि। क्या? जीवन सूत्राणि। जी हाँ, आप लिखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। हिंदी अनुवाद में लिखोगे कि माता गुरुतरा भूमेः। माता, इसमें यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में वार्तालाप होता है। तो यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि इस संसार में जो माता का स्थान है, वो जो पृथ्वी है, उससे किसका स्थान श्रेष्ठ है? तो युधिष्ठिर उसके जवाब में कहते हैं कि माता का स्थान गौरव में पृथ्वी से ऊंचा है या भारी है। माता का स्थान इस संसार में, क्षमा कीजिएगा, फिर सुनिए कि माता गौरव में भूमि से भारी है। माता गौरव में भूमि से भारी है। और खात पितोच्चरस तथा, पिता उच्चतर तथा, और पिता का स्थान आसमान से भी ऊंचा है। मन शीघ्रतरम वातात, और मन वायु से भी अधिक शीघ्रगामी है। क्या? मन वायु से भी अधिक शीघ्रगामी है। जैसे आप बैठ करके पढ़ रहे हैं और आपका मन हो सकता है अन्यत्र चला जाए, तो इतनी
तेज तो हवा भी नहीं पहुंच सकती है। इस तरह से मन वायु से भी अधिक शीघ्रगामी है। चिंता बहुतरी तृणात्, और चिंता तिनकों से भी अधिक तीव्र जलाने वाली है। क्यों? क्योंकि जो तिनके होते हैं वह बाहर किसी वस्तु को जलाते हैं, लेकिन जो चिंता होती है वह शरीर को भीतर से जलाती है। इसलिए व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। क्या? चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। जी हाँ, इसीलिए आप लोग दुख न करो, चिंता न करो, ये यूं ही आते जाते हैं। दुख न करो, चिंता न करो, ये यूं ही आते जाते हैं। फूल सदा कांटों पे खिले, सेजों पे मुरझा जाते हैं, सेजों पे मुरझा जाते हैं। तो चिंता जो शरीर को भीतर से जलाती है और वह तिनकों से भी अधिक तीव्र जलाने वाली है। आपका अगला प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो जी हाँ, आपका माता गुरुतरा भूमि आ गया है। आपको कोई और श्लोक लिखना है, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसके अतिरिक्त आप कोई अन्य श्लोक भी लिख सकते हैं, जैसे आप अन्योक्ति विलासा से आप एक श्लोक लिख सकते हैं। कौन सा है? वह है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यत्सु प्रभातं भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्वैरेफे हा हन्त हन्त नलिनी गजोज्जहारः। इस प्रकार से आप श्लोक को लिख करके आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्यान रखना, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या? किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है। बहुत से लोग सारे प्रश्नों के उत्तर देने में लग जाते हैं और इस चक्कर में कोई और प्रश्न छोड़ देते हैं। तो इसको याद रखना, केवल दो प्रश्नों के उत्तर देना है। आपका प्रश्न है कि वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थिता? वाराणसी नगरी किसके किनारे स्थित है? तो इसी कस्य को यहाँ से उठा लीजिए और इसकी जगह पर लिख दीजिए कि गंगायाः। क्या? गंगायाः। तो वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता। वाराणसी नगरी गंगा के किनारे स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि पुरराजा केन सा युद्धम अकरोत्। इसी केन को पकड़ लीजिए कि पुरराज ने किसके साथ युद्ध किया? तो पुरराजा अलक्षेंद्रेन। क्या? अलक्षेंद्रेन सह युद्धम अकरोत्। पुरराज ने अलक्षेंद्र के साथ युद्ध किया। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला कहता है कि भारतीय संस्कृतेः मूलम किमस्ति? भारतीय संस्कृत का मूल क्या है? तो लिखेंगे कि विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव। विश्वस्य स्रष्टा। क्या? विश्वस्य स्रष्टः ईश्वरः एक एव। क्या? एक एव। इति भारतीय संस्कृतेः मूलम्। इति भारतीय संस्कृतेः मूलम्। ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न कहता है कः ब्रह्मचर्यवासम अकरोत्। तो किसने ब्रह्मचर्य में वास किया था, या ब्रह्मचर्य में निवास करने वाला कौन था? तो इसी का को पकड़ लीजिए और इसी की गर्दन दबाकर बाहर कर दीजिए और लिख दीजिए श्वेत केतु। क्या? श्वेत केतु। क्या? श्वेत केतु। ये आपका आंसर हो जाएगा कि श्वेत केतु ब्रह्मचर्य वासम अकरोत्। श्वेत केतु ब्रह्मचर्य में निवास किया।
था। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि करुण रस अथवा हास्य रस की सोदाहरण परिभाषा दीजिए। तो करुण रस की बात करें तो इसका स्थायी भाव होता है शोक। क्या? शोक। तो परिभाषा लिखेंगे कि जहाँ शोक नामक स्थायी भाव विभाव एवं भाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणित होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण लिखेंगे कि मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी सी संयंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अथवा दूसरा उदाहरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जथा पंख बिन खग यदि दीना मन बिन फन कवि और करहीना। और है कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करे के करुणा निधि रोए पानी पर आत को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। अगर हास्य रस की बात करें तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। क्या? हास। और लिखेंगे कि जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणित होता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है। और उदाहरण लिखेंगे शीश पर गंगा हंसे भोजनी भुजंगा हंसे शीश पर गंगा हंसे भोजनी भुजंगा हंसे हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। और इसके अतिरिक्त आप कोई दूसरा उदाहरण लिखना चाहते हैं तो आप अपने आप से दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे करियान्यता पहन के पेरी हंस के बोले ऐसन हे पपुआ के मम्मी देखा हम लागी थे कैसन। हंसी बोली पपुआ के मम्मी काऊ कही है प्राणनाथ की तुम लागत हो कैसन कि काऊ कही है प्राणनाथ की तुम लागत हो कैसन और सरसों के खेतवा में भैंसा जाए घुसा हो जैसन। तो इस प्रकार से आप हास्य रस का उदाहरण लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। और याद रखिएगा कि करुण रस अथवा हास्य रस में से दोनों में से कोई एक ही करना है। उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों में से कोई एक ही करना है। हालांकि मैं आप लोगों को यहाँ दोनों बता दे रहा हूँ लेकिन आप लोग केवल एक ही लिखिएगा। तो आप लोगों का अगला प्रश्न है उपमा अलंकार। तो जहाँ उपमा की बात करें, जहाँ उपमेय की तुलना या समानता उपमान से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। और इसका उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। जी हाँ, पीपर पात सरिस मन डोला। आपका अगला प्रश्न है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा भानु हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। जी हाँ, इस प्रकार से यह उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा और उदाहरण आप लिख करके आइएगा। प्रश्न पत्र को एक भी प्रश्न को मत छोड़िएगा, हर एक प्रश्न को करिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, अपने आप को परखिए। अगला प्रश्न है कि सोरठा छंद अथवा रोला छंद की परिभाषा। ध्यान रखिएगा, फिर से दोनों में से कोई एक ही करना है।
मैं यहाँ दोनों आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक ही करना है। जी हाँ, तो सोरठा, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा की बात करें तो यह क्या है? अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है, लिख कर लोहित लेख, लिख कर लोहित लेख, डूब गया दिन मड़िया, डूब गया दिन मड़िया, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुध बुध दे रहा, तारक बुध बुध दे रहा। लिख कर लोहित लेख, डूब गया दिन मड़िया, व्योम सिंधु सखी देख, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुध बुध दे रहा, तारक बुध बुध दे रहा। इस प्रकार से आप उदाहरण लिख देंगे। अगला प्रश्न है आपका कि रोला, तो दोहा, सोरठा और रोला में से एक ही करना है। अगर रोला की बात करें तो रोला सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। क्या इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 24-24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से मलमेट विधर्मी मुगल को राजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। जी हाँ, समय ना खर्च करते हुए ज़्यादा अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो ध्यान रहे, केवल 3 का प्रयोग करना है, सब नहीं लिखना है। हम आपको यहाँ सब बताते हैं, लेकिन एक एक ही शब्द बनाना है। जैसे आ उपसर्ग है तो आ से है। अगर आ की बात करें तो आ से अपूर्ण, क्या? आ से अपूर्ण, आ से अपूर्ण हो गया। और उसके बाद आ से अनाज, क्या? अनाज, आ से अपूर्ण, आ से अनाज। अधि से अधिनायक, क्या? अधिनायक। और क्या है? अधिकार, क्या? अधिकार। अनु से है अनुवाद, क्या? अनुवाद। और क्या है? अनुगमन, क्या? अनुगमन। फिर है सु से है सुदेश, क्या? सुदेश। फिर है सुरम्य। हालांकि आप लोगों को उदाहरण एक एक ही लिखना है, 2-2 नहीं लिखना है। परि से है परिवार, क्या? परिवार। और है परिवार। फिर है परिक्रमा। फिर है निरुपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा निर्गुण और निर्दोष, क्या? निर्गुण, निर्गुण और निर्दोष, क्या? निर्दोष। इस प्रकार से आप उपसर्ग का प्रयोग करते हुए अपने शब्दों को बनाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जी हाँ, उपसर्ग का प्रयोग करके आप आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। ध्यान रखना, केवल कह रहा है दो प्रत्यय का प्रयोग करना है, दो से ही शब्द बनाना है। तो जैसे वाह है तो वाह के लिए हो जाएगा चढ़ावा, क्या चढ़ावा, और बढ़ावा, क्या बढ़ावा, ऐसे। फिर है वट, वट का क्या होगा करवट, क्या करवट। फिर सिलवट, क्या सिलवट। फिर आई, आई का क्या होगा पढ़ाई, क्या पढ़ाई, और लिखाई, क्या लिखाई। अगला है ता का क्या हो जाएगा, तो ता से है प्रभुता, क्या प्रभुता। फिर लघुता, क्या लघुता, गुरुता, ये सब है। त्वा में है त्वा का महत्व, क्या क्या है महत्व। फिर है प्रभुत्व, क्या प्रभुत्व। इस प्रकार से, हालांकि आप लोगों को केवल दो का ही उत्तर देना है, मैंने आप लोगों को सब बता दिया है। दो से ज़्यादा मत दीजिएगा, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आपका टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और आप दूसरा प्रश्न कोई छोड़ बैठेंगे। इसलिए केवल जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए। फिर ध्यान रखना, केवल दो की बात कर रहा है, दो से अधिक उत्तर मत दीजिएगा। तो दो के समास विग्रह करना है तो माता पिता का हो जाएगा माता और पिता, क्या माता और पिता, माता और पिता द्वंद्व समास हो गया। त्रिनेत्र की बात करें, त्रिनेत्र की बात करें तो हो जाएगा तीन नेत्रों का समूह, या तीन नेत्र हैं जिसके वह। तो अगर तीन नेत्रों के समूह कहेंगे तो हो जाएगा द्विगु समास। अगर तीन नेत्र जिसके हैं वह हो जाएगा तीन नेत्र हैं जिसके वह, तब बहुब्रीहि समास बनेगा। अगला है भवानी शंकर, भवानी शंकर। तो यहाँ पर हो जाएगा भवानी, भवानी, जी हाँ भवानी और शंकर, क्या भवानी और शंकर। फिर है एक दंत, एक दांत है जिसके वह, अर्थात गणेश भगवान, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर है अगला है नर नारी, तो नर नारी का हो जाएगा नर और नारी, नर और नारी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो दो का ही उत्तर देना है। आप लोगों का समय कम खर्च करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अपने साथ जोड़ लीजिए। समय ना ज़्यादा खर्च करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कान का तत्सम क्या होगा, तो कर्ण होगा। आप लोगों को ध्यान रखना, केवल दो शब्दों के उत्तर, दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं, दो के अलावा नहीं देना है। महुआ का मधुका हो जाएगा, हाथ का हस्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप दो प्रश्नों के उत्तर को देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। वानर का वानर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो दो दो पर्यायवाची लिखना है। चंद्रमा का शशि हो जाएगा, क्या शशि हो जाएगा, और निशाकर हो जाएगा, क्या निशाकर। अगला है कामदेव का, तो कामदेव का है मदन, क्या मदन। और है मार, कपड़ा का है वसन, क्या वसन। और पट, आकाश का है गगन, क्या गगन। और नभ, गंगा का है भागीरथी और जाह्नवी। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। प्रश्न आपसे गलत पूछ लिया गया है, इसको लिखना चाहिए था कि संधि विच्छेद। ये यूपी बोर्ड के प्रश्न पत्र में गलती हो गई है। संधि विच्छेद जो पूछा है इसको पूछना चाहिए था कि विच्छेद में संधि कीजिए, अर्थात इन्हीं दो पदों में
दो शब्दों में जो है या किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देते हुए इसमें संधि करते हुए इनका संधि का नाम लिखिए। तो इसका संधि हो जाएगा इत्यादि। क्या? इत्यादि। और संधि होगी यण संधि। क्या? यण संधि। प्रत्युत्तरम का हो जाएगा प्रत्युत्तरम। जी हाँ, प्रत्युत्तरम। इसमें भी यण संधि है। नारी उपदेश, इसमें भी यण संधि है। ये हो जाएगा नार्युपदेशः। नार्युपदेशः। अगला है अगला प्रश्न है लघु प्लस आदाय। इसका हो जाएगा लघ्वादाय। क्या हो जाएगा? लघ्वादाय। इसमें भी यण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में पंचमी विभक्ति बहुवचन के रूप लिखना है। तो जी हाँ, फल का पंचमी विभक्ति का जो रूप चलता है वो चलता है फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः। तो आपका सही जवाब होगा फलेभ्यः। क्या? फलेभ्यः। फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः। पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप पूछा है तो हमें बहुवचन का ही रूप लिखना है। और अगर हम बात करें मति का तो इसका रूप चलता है मत्याः या मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः। तो इसका हो जाएगा मतिभ्यः। क्या? मतिभ्यः। जी हाँ, केवल बहुवचन का रूप लिखना है। अगर नदी की बात करें तो नदी का रूप चलता है नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नदीभ्यः। क्या? नदीभ्यः। जी हाँ, नदीभ्यः। और अगला है मधु। तो मधु का रूप चलता है मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः। तो हो जाएगा मधुभ्यः। क्या? मधुभ्यः। अब आपका अगला प्रश्न याद रखना, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप लिखना है। तो आपको फल और मति में से ध्यान रखना कि फल और मति में से कोई एक करना है, नदी अथवा मधु में से कोई एक करना है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। अगर अपठत की बात करें तो अपठत इस अपठत में पठ धातु है। क्या? पठ धातु है। और लकार की बात करें तो ये लंग लकार है। क्या है? लंग लकार है। और ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। क्या? प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और अगर अपठत की बात करें तो अपठत भी पठ धातु का रूप है और यह भी लंग लकार का है, लेकिन यह मध्यम पुरुष का है। लेकिन यह मध्यम क्या? मध्यम पुरुष बहुवचन का है। क्या? बहुवचन का है। अगर हसेयम की बात करें तो यह हसेयम हस धातु। क्या? हस धातु विधिलिंग लकार। क्या? विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। क्या? उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। क्या? एक वचन का रूप है। तो इस प्रकार से इनको आप भली भांति विधिवत याद रखिएगा। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि आपका
अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ध्यान रखना, कह रहा है केवल किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, आपको सब नहीं करना है, आपको सब नहीं करना है। और आपका पहला प्रश्न है कि हम दोनों घर जा रहे हैं, तो हम दोनों घर जा रहे हैं तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा आवाम, अहम आवाम, चूंकि हम दोनों हैं तो अहम आवाम, हम दोनों आवाम गृहम गच्छावः, क्या हो जाएगा आवाम, आवाम गृहम, गृहम गच्छावः, क्या गच्छावः। आपका अगला प्रश्न है उसे पढ़ना चाहिए, तो उसे पढ़ना चाहिएगा हो जाएगा तस्य पठेत, विधिलिंग लकार में इसका रूप चलेगा, उसे पढ़ना चाहिए। अगला है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका हो जाएगा वृक्षात, वृक्षात पत्राणि, पत्राणि पतन्ति, क्या वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अगला है विद्या सब धनों में प्रधान है, विद्या सब धनों में प्रधान है, तो हो जाएगा कि विद्या, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, क्या प्रधानम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। फिर है अगला प्रश्न है आपका, आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, तो इन बिंदुओं में से किसी एक बिंदु पर आप लोगों को अपना निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत ही बड़ा महत्व है। देशाटन से लाभ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विज्ञान से लाभ और हानि, इनमें से किसी एक विषय पर आप लोगों को निबंध लिखना है। याद रखें, निबंध कोई भी लिखिएगा उसकी रूपरेखा, उसकी रूपरेखा अवश्य बनाइएगा। और रूपरेखा की पहली हेडिंग होती है प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना, रूपरेखा की पहली हेडिंग होती है प्रस्तावना और अंतिम हेडिंग होती है उपसंहार। तो आप लोग कोई भी निबंध लिखिएगा उसकी रूपरेखा बनाइएगा, उसकी पहली हेडिंग प्रस्तावना करिएगा और उसकी जो भी हेडिंग आपको डालनी होगी उस रूपरेखा में प्रकट कर दीजिएगा और अंत में उपसंहार जरूर लिखिएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अपने पठित काव्य के खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आपके जिले में जो भी खंड काव्य चल रहा हो उस खंड काव्य से संबंधित आप लोगों को अपने प्रश्नों को हल करना है। अगर हम तुमुल की बात करें तो तुमुल वाराणसी में चलता है। कहाँ? वाराणसी में चलता है। तुमुल की बात करें तो यह वाराणसी में चलता है। कहाँ चलता है? वाराणसी में चलता है। तो वाराणसी और उसके अन्य जो ज़िले हैं उसमें करने वाले लोग वाराणसी में करेंगे। अगला है कर्ण। कर्ण की बात करें तो कर्ण चलता है जौनपुर में। कहाँ? जौनपुर में। जौनपुर में। तो जौनपुर के परीक्षार्थी कर्ण खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे। अगर हम बात करें अग्र पूजा की तो अग्र पूजा चलता है प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में। जी हाँ, प्रयागराज में चलता है। अगले की बात करें कर्मवीर भारत, तो कर्मवीर भारत है वह चलता है रायबरेली में। कहाँ? रायबरेली में। जी हाँ, कर्मवीर भारत रायबरेली में चलता है। अगर मेवाड़ मुकुट की बात करें तो मेवाड़ मुकुट अमेठी और सुल्तानपुर में चलता है।
तो अमेठी और सुल्तानपुर वाले छात्र छात्राएं जो भी परीक्षार्थी हैं वो मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर अपने प्रश्नों को करेंगे, जिसमें कहा गया है कि मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चित्रांकन कीजिए। तो महाराणा प्रताप के चरित्र का वर्णन करना है, अर्थात उनका चरित्र चित्रण करना है। अगला प्रश्न कहता है कि मेवाड़ मुकुट का चतुर्थ खंड दौलत की कथा वस्तु लिखिए। तो आप लोगों को इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को करना है। याद रखना, दोनों प्रश्न आप लोगों को नहीं करना है, दोनों प्रश्न आप लोगों को नहीं करना है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें मुक्तिदूत। तो मुक्तिदूत जो खंड काव्य है ये चलता है आगरा में। कहाँ? आगरा। और कहाँ चलता है? तो बाराबंकी। कहाँ? बाराबंकी। तो आगरा और बाराबंकी के जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी परीक्षार्थी हैं, वो किसे करेंगे? तो मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगला है कि जय सुभाष खंडकाव्य। तो जो जय सुभाष है ये खंडकाव्य चलता है लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। तो लखनऊ के परीक्षार्थी जय सुभाष खंडकाव्य का प्रश्न जो है वो हल करेंगे। मातृभूमि की बात करें तो मातृभूमि चलता है गोरखपुर में। जी हाँ, गोरखपुर में चलता है। तो गोरखपुर के परीक्षार्थी मातृभूमि से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अगर हम बात करें ज्योति जवाहर की, तो ज्योति जवाहर कानपुर में चलता है। कहाँ? कानपुर में चलता है। तो इस प्रकार से हर परीक्षार्थी अपने अपने जिले में चलने वाले खंड काव्यों के आधार पर अपने प्रश्नों को करेंगे। इस प्रकार से हमने आज आप लोगों का पहला मॉडल पेपर हल करा दिया है। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए, अपना आकलन कीजिए कि आपने जो तैयारी की है वो कितनी कारगर है, उसमें आप कितना सफल हो रहे हैं। और अभी समय बहुत है, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए, अपने परचम को इस बोर्ड परीक्षा में लहरा दीजिए और अपने इस सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब लोगों को जोड़िए। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आप लोगों से अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।